तो इस वीडियो के अंदर 73,000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढने में लग जाएगा। इसके साथ ही साथ वो कुछ एल्डर्स में मिलेगा। उसके बाद क्या होता है तो ये तो हमें आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 268 को। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सभी लोग होली पिल सिटी के अंदर एंटर कर गए थे। तो अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में सावन कहता है मुझे ढूंढते हुए रात हो गया, लेकिन अभी तक मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम का कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है कि पिल टावर के एल्डर्स ने काफी सिक्योरिटी से उसे रखा है, जिस वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। इन सभी थॉट के साथ सावन अपने कमरे की ओर बढ़ने लग गया था, लेकिन इससे पहले वो आगे जाता उससे पहले वो देखता है कि उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने के बाद सावन उससे सवाल करता है क्या तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो, क्योंकि अभी तक काफी रात हो चुकी है। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, जिस वजह से जब तक तुम रेस्ट नहीं करते हो तब तक मैं भी अपने रूम में नहीं जा सकती। अब कुछ समय बातें करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की आंख वहीं पर लग जाती है। ये देखने के साथ ही सावन अपने स्टोरिंग से एक ब्लैंकेट निकालता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को कवर कर देता है, और उसके बाद उसकी नजर जाती है आसमान की तरफ, जिस वजह से थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि सावन ने यहाँ पर किसी चीज को सेंस कर लिया था। और कुछ घंटों तक सावन आसमान की तरफ देखता ही रहता है, जिसके बाद उसने किसी चीज को महसूस किया, जिसके बाद उसके चेहरे पे आ चुकी थी स्माइल, और इसके अगले पल सावन के मुंह से आवाज निकलती है तो इस वजह से मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ नहीं पा रहा था। ये कहने के साथ ही सावन वहीं पे बैठ जाता है। उसके बाद हम उसके हेड की तरफ देखते हैं, जहाँ से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकल रही थी, जो कि सावन के हेड से निकलने के साथ ही आसमान की तरफ शूट हो जाती है। और इस समय धीरे धीरे करके सावन की बॉडी के अंदर से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बारे में सावन को खुद भी कुछ पता नहीं था। इस मिस्टीरियस एनर्जी के कांटेक्ट में जो भी फ्लावर्स या फिर होप्स आते थे वो सभी खिल जाते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सावन के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जो कि लगातार किसी चीज को ढूंढ रही थी, लेकिन काफी समय ढूंढने के बाद भी वो चीज सावन को नहीं मिलती, तो वो सावन वापस आने लगता है। लेकिन इससे पहले सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में जाती, उससे पहले सावन ने एक ड्रैगन को देखा, जिसके आसपास काफी मात्रा में फ्लेम थी। अब उसे देखने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही उसके मुंह से आवाज निकलती है 3000 बर्निंग फ्लेम। ये कहने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहता है तो भी तो मैं सोचूं आखिर मैं इतने समय से इसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिल टावर के एल्डर्स ने इसे यहाँ छुपा कर रखा है। सावन इस चीज की खुशी मनाने के लिए अभी बैठा ही था। उस समय वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, जो कि सावन को वहाँ से जल्दी से विड्रॉ कर देती है। तभी सावन के कानों में एक ओल्ड मैन की आवाज आती है। वो ओल्ड मैन उससे कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। उसकी आवाज को सुनने के साथ ही सावन को अपने ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव प्रेशर महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। इसके साथ ही वो कहता है पिल सिटी स्टार रीजन, ये क्या है वही जगह है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करके रखा गया है। इसके साथ ही सावन उस चीज के बारे में सोचता है आखिर इस एल्डर की वॉइस कितनी पावरफुल थी कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ से निकलना पड़ा। सावन जब इस चीज के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उसी एल्डर को देखते हैं, जो कि एक हॉल के अंदर बैठा हुआ था। तभी दूसरे एल्डर से सवाल करता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो एल्डर कहता है अभी मैंने कुछ समय पहले किसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को महसूस किया था, जो कि हमारे 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के साथ ही दूसरा एल्डर हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता है क्या 3000 बर्निंग फ्लेम जाग गई है, जिस पर पहला एल्डर कहता है नहीं, उस लड़के ने उससे जगाया नहीं है, क्योंकि अगर उस लड़की की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम जाग जाती तो ये हमारे लिए काफी मुसीबत हो सकती थी। अब पहले वाले एल्डर्स की बातों को सुनने के साथ ही दूसरा वाला एल्डर थोड़ा सा खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता तो ये अच्छी बात है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी तक नहीं जागी है। उसके बाद एक हेल्पलेस आवाज में वो कहता है सचमुच हमारे पिल टावर का किस्मत खराब है कि हम 3000 बर्निंग फ्लेम के पास होते हुए भी उसे ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी के साथ ओपन होने ही नहीं चाहती, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम हम सभी को अपना ओपोनेंट समझती है, जिस वजह से वो ऐसा नहीं करेगी। इसलिए तो हम ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति इसे ओपन कर सके। लेकिन अब तक जितने भी एक्सपर्ट आए हैं वो सभी इसमें फेल हुए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनमें से कोई व्यक्ति इससे हेवनली फ्लेम को ओपन कर ले, क्योंकि ऐसा जल्दी नहीं हुआ तो 3000 बर्निंग फ्लेम को हम ज्यादा देर तक पिल टावर के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब तक 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्से में आ चुकी है, जिस वजह से अगर ये किसी भी तरह से कैप्चर से निकलती है तो ये हमारे पिल टावर को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, मतलब कि पिल टावर के लिए काफी ट्रबल खड़ी करेगी। उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद पहले वाले एल्डर के चेहरे पे भी हेल्पलेस स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो कहता तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ने के साथ ही कहता है क्या तुम्हें पता है कि होल ऑफ सोल भी यहाँ पर आए हैं,
ताकि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सके, और ऐसा करने से हमें उसे रोकना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़का अभी कुछ समय पहले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से 3000 बर्निंग फ्लेम के पास गया था वो होल ऑफ सोल का मेंबर होगा। इसके साथ ही साथ मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर होल ऑफ सोल क्या करना चाहता है, क्योंकि दिन पर दिन होल ऑफ सोल काफी सारे सोलों को अपने पास कैप्चर करी है, यहाँ तक कि याओलो की सोल को भी उससे कैप्चर कर लिया। याओलो टियर 8 का एक ग्रेट एल्केमिस्ट था। ये सुनने के साथ ही दूसरा एल्डर इस पे सहमति जताता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम सावधान रहना कि होल ऑफ सोल का एक्सपर्ट यहाँ पर ना घुस पाए, और 3000 बर्निंग फ्लेम के पास तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा क्या तुमने सुना है मास्टर याओलो के स्टूडेंट के बारे में? ये सुनने के साथ ही पहले वाला एल्डर नोट करता है। इसके साथ ही वो कहता है हाँ मुझे पता है, उसने कुछ समय पहले आइस रिवर वैली से फाइट भी किया था जिसमें वो जीत गया था। सचमुच एक मॉन्स्टर का स्टूडेंट एक मॉन्स्टर ही बनता है। इन फ्यूचर में उसके स्टूडेंट से जरूर मिलना चाहूंगा। ये सुनने के साथ ही वो दोनों भी इस पे नोट करते हैं। अब कुछ समय इस चीज के बारे में डिस्कस करने के बाद वो दोनों फिगर वहाँ से डिसअपीयर हो गई थी, और फिर अगले समय हम सावन को देखते हैं जहाँ पर वो जग चुका था। इसके साथ ही वहाँ पर एक एल्डरी फिगर आती है। ये और कोई नहीं बल्कि सीलन के ग्रैंडफादर थे। वो आते हुए कहते हैं तो आप यहाँ पर जग चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं पिल टावर के अंदर जाने के लिए? ये सुनने के साथ ही उस पर नोट कर देता है। सीलन के ग्रैंडफादर कहते हैं सबसे पहले हमें पिल टावर के टेस्ट लोकेशन पर जाना है ताकि हम वहाँ से आपके लिए एक बैच ले सके। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है ठीक है फिर मैं भी तैयार होती हूँ। ये सुनने के साथ ही सीलन के ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं ये काफी छोटा सा काम है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सावन की तरफ देखने लगती है। इधर सावन कुछ सोचते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को सहमति जताता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम यहीं पर आराम करो, तब तक मैं इनके साथ जाकर उस बैच को लेके आता हूँ। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे सहमति जताती है। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। अब अगले सीन में सीलन के ग्रैंडफादर सावन को देखते हैं जो कि डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही वो सावन को बताता है कि यहाँ 2 दिन के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्शन होगा जिसके अंदर काफी रेयर ट्रेजर आएंगे। शायद से आपके काम का कोई ट्रेजर आपको वहाँ पर मिल जाए, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उस ऑक्शन के अंदर जाना चाहिए। आप उस ऑक्शन के अंदर जाकर अपने किसी भी टेक्निक से दूसरे ट्रेजर को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे एक्सचेंज ऑक्शन भी कहा जाता है। ये सुनने के साथ ही सावन इस पर नोट करता है। इसके साथ ही वो कहता है 2 दिन के बाद। ठीक है फिर 2 दिन के बाद इस ऑक्शन हाउस के अंदर मैं जरूर जाऊंगा। बात करते हुए वो लोग एक जगह पे आ चुके थे जहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब उस लाइन को देखने के साथ ही सीलन के ग्रैंडफादर थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं आप थोड़ा सा वेट करें तब तक मैं अंदर से आता हूँ। इस बात को सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है। अब उसके जाने के बाद सावन आसपास की चीजों को देख रहा था। इसके साथ ही तभी उसकी टकराव होती है किसी लड़की से, जिस वजह से सावन पीछे पलटता है। सावन देखता है कि एक लड़की जमीन पे गिरी हुई है। ये देखने के साथ ही सावन उससे माफी मांगता है। इससे कहता है मुझे माफ करना, मेरा ध्यान आप पे नहीं था। ये कहने के साथ ही उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे टच नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल वो किसी चीज को देखने के साथ ही हैरान हो गई थी। वो काफी हैरानी से सावन की तरफ देख रही थी। उसने महसूस किया कि सावन ने उसकी बॉडी को टच किया, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो जल्दी से रिकवर होते हुए सावन से माफी मांगती है। इसके साथ ही वो अगले पल वहाँ से गायब हो गई थी। इधर सावन उस लड़की को देखने के साथ ही हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही सावन ने महसूस किया था कि उस लड़की की एनर्जी के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसका ध्यान होता है उसी तरफ जिस तरफ से लड़के ग्रैंडफादर गए थे, और कुछ समय के अंदर वहाँ पर से लड़के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो आते ही सावन से कहता है कि मैंने अपने कनेक्शन की मदद से यहाँ पर ट्रायल रूम को बुक कर लिया है कुछ समय के लिए, लेकिन इतना कहने के साथ ही वो रुक चुके थे। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि हमें कल आना चाहिए क्योंकि अंदर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये सुनने के साथ ही थोड़ा सा सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो डाउट करते हुए सीलन के ग्रैंडफादर से सवाल करता है क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ सीलन के ग्रैंडफादर ये बात बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब पूछे जाने पर वो सावन को बता देते हैं कि यहाँ पर बाकी के क्लैन के लोग भी आए हुए हैं जो कि आपको ह्यूमिलेट करेंगे। मुझे इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ऐसा होते हुए कुछ साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे ह्यूमिलेट होने की आदत सी हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कल आए ताकि आपको कोई ह्यूमिलेट ना करे। ये सुनने के साथ ही सावन अपने सर को ना मिलाता है। इसके साथ वो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों अंदर जाएंगे। अब सावन के वर्ड्स को सीलन के ग्रैंडफादर मना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोग आपको ह्यूमिलेट जरूर करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके मामले पे कुछ भी ना बोले। ये कहने के साथ ही वो दोनों उसके अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे ये दोनों ने एंटर किया था उसके बाद सभी की नजर इन दोनों पे फोकस हो जाती है, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ एंड होता है।